हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। देखिए, बहुत ही जल्दी रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जीडीएस ट्रांसफ़र पोर्टल प्रत्येक साल मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर में ओपन होता है और इसके थ्रू हज़ारों की संख्या में जीडीएस कैंडिडेट्स को ट्रांसफ़र अलॉट किए जाते हैं। बट बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हैं जो कई बार फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको ट्रांसफ़र नहीं मिल पाया है। ट्रांसफ़र न मिलने के पीछे क्या कारण है एंड इसका क्या सॉल्यूशन है, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, बहुत ही जल्दी ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगा एंड आप सभी जीडीएस एम्प्लॉयज़ ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ऐसे में अपडेटेड ट्रांसफ़र रूल्स जानना बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो में जो आपको रूल्स बताए जाएंगे वो एकदम अपडेटेड है, अप टू डेट रूल्स हैं। अभी तक ट्रांसफ़र को लेकर जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं उनमें काफ़ी सारे ट्रांसफ़र रूल्स तो चेंज भी हो चुके हैं। उन सभी का निचोड़ यहाँ पर आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ समझाया जाएगा, जिसको स्टडी करने में मुझे खुद कई दिनों का समय लगा है। मेरी कई दिनों की मेहनत है, वो आपको सिर्फ कुछ ही मिनटों में मिल रही है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें और लाइक तो अभी कर दीजिए सबके सब एंड ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको जीडीएस रिक्रूटमेंट, जीडीएस ट्रांसफ़र, जीडीएस सर्विस मैटर्स एंड जीडीएस प्रमोशन संबंधित सभी जानकारियाँ A to Z जानकारियाँ यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं अपनी वीडियो की तरफ वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ऊपर ये जीडीएस रूल 3 ट्रांसफ़र रामबाण वीडियो है। मतलब इसमें इसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डाउट्स आपके कुछ बचेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑनलाइन जीडीएस ट्रांसफ़र पोर्टल, जिसको कि रूल 3 ट्रांसफ़र बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं, इस टाइप का एक इंटरफेस रहता है। ये इसमें ऑप्शंस रहते हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं रूल 3, इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कि जीडीएस का जो ट्रांसफ़र होता है वो कितने टाइप से होता है। एक होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, एक होता है नॉर्मल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके लिए कितना टाइम आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए सर्विस का। तो दोनों ही ट्रांसफ़र के लिए 1 ईयर की सर्विस यानी कि 1 ईयर की सर्विस कंप्लीट हो जाना मैंडेटरी है। कुछ लोग यूट्यूब पर ऐसे भी बताते हैं कि नहीं, म्यूचुअल के लिए 1 ईयर कंप्लीट होना आवश्यक नहीं है। हालांकि ऐसा पहले था बट अब नहीं है, अब ये रूल चेंज हो गया है। अब म्यूचुअल के लिए भी 1 ईयर की सर्विस कंप्लीट मानी जानी चाहिए, तभी वो एम्प्लॉय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है। इसका हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लिया ये एक ए एम्प्लॉय है, ये बी एम्प्लॉय है। इसको 1 साल सर्विस का कंप्लीट हो गया है बट इसको नहीं हुआ है, तो ये आपस में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। यानी कि इसको एंड इसको दोनों को ही 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी ये दोनों आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इनका जैसे डिवीज़न ए है इस कैंडिडेट का डिवीज़न बी है। ये यहाँ पर जाना चाहता है, ये यहाँ से यहाँ आना चाहता है। तो इस कंडीशन में अगर इनका म्यूचुअल एक्सेंट है, मतलब म्यूचुअल सहमति है इनकी, तो ये लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये ऑनलाइन नहीं होता है, ये ऑफलाइन मोड में होता है। ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन मोड में होता है। तो इसके लिए एप्लीकेशन वगैरह आपको देनी होती है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको अभी तक का क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम चांसेस कितने मिलते हैं एंड बिफोर 1 ईयर भी क्या कोई ऐसा प्रोविज़न है कि हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जैसे कि डाक विभाग में जो एमटीएस रहते हैं, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट रहते हैं, उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि वो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें 1 साल से पहले भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो इसकी वजह से जो जीडीएस एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ये कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या हमारे पास भी ऐसा कोई मौका है कि हम 1 साल से पहले ट्रांसफ़र ले पाएँ। तो देखिए, मैं बता देती हूँ, NA मतलब कि जीडीएस के केस में ये नॉट एप्लीकेबल है। मतलब कि ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि आप लोग 1 साल से पहले ट्रांसफ़र ले सकें। तो इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है, इसको छोड़ दीजिए। आप 1 साल पहले कंप्लीट कर लो और फिर आप ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
अब हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल के लिए कितने कितने चांसेस दिए जाते हैं ट्रांसफ़र के लिए। तो मेल के केस में जो है दो चांसेस आपके पास रहते हैं ट्रांसफ़र लेने के लिए। ये पूरे सर्विस टेन्योर में है। जैसे कि जीडीएस 65 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाते हैं तो 65 ईयर्स तक आप 2 चांस अवेल कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। फीमेल के केस में ये चांसेस 3 होते हैं, क्योंकि फ़ीमेल को कुछ शादी के बाद एक एक्स्ट्रा चांस लेने की आवश्यकता पड़ सकती है भाई, तो इसलिए इनको थोड़ा सा एडिशनल प्रॉफिट यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेफरेंसेस की। तो जैसे ही जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें चॉइस मांगी जाती है आपसे, तो आपको 10 चॉइस देनी पड़ती है। और एक ध्यान रखना होता है कि ये एक ही डिवीज़न में होनी चाहिए, 10 की 10 पोस्ट। हालांकि एक इसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं आता कि आप दूसरा डिवीज़न भर सको, ये भी मैं आपको दिखा दूंगी। चलिए अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए आपके पास ऑप्शन आएगा प्रेफरेंस चूज़ करने का। सबसे पहले सर्कल का ऑप्शन रहेगा, आपको सर्कल चूज़ करना होगा। सर्कल मीन्स कौन से स्टेट में आप जाना चाहते हैं। देन आपको डिवीज़न चूज़ करना होगा, कौन सा डिवीज़न लेना चाहते हैं। आफ्टर दैट एक ही डिवीज़न के अंदर आपको 10 प्रेफरेंसेस दी जाएंगी, यानी कि 10 ऑफिसेज आपको सेलेक्ट करने हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप 10 करना चाहें 10 कर ले, आपकी मर्ज़ी है। आप 1 करना चाहें 1 करें, 2 करना चाहें 2 करें, मतलब एज़ पर योर कंफर्टेबिलिटी एंड सूटेबिलिटी आप यहाँ पर ये चूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वैन 1 ईयर कंप्लीट, मतलब कब आपको 1 साल कंप्लीट समझा जाएगा, इसके बारे में जानते हैं हम। देखिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, DOE डेट ऑफ इंगेजमेंट है। ये डेट ऑफ इंगेजमेंट वो डेट होती है जब से आपकी ज्वाइनिंग होती है, फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग को माना जाता है। मतलब कि जब से आपको लेटर मिलता है एक डेट ऑफ इंगेजमेंट का, उसमें वो डेट मेंशन रहती है, तो उसी डेट को डेट ऑफ इंगेजमेंट माना जाता है और इसी से काउंट होता है 1 ईयर। तो मान लेते हैं कि आपकी जो डेट ऑफ इंगेजमेंट है वो ये है 14 जनवरी 2023 है आपकी डेट ऑफ इंगेजमेंट। तो आपको 1 साल कंप्लीट हो जाएगा 13 जनवरी 2024 को, यानी कि इससे एक दिन पहले 13 जनवरी 2024 को आपको 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जो है 14 जनवरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, यहाँ पर आएगा 2024, ठीक है। तो लेकिन जनवरी में तो आप फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में ही ओपन होता है। तो इसलिए आप मार्च में यहाँ पर ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात आती है अनऑथराइज्ड एब्सेंस। एक ऐसा पीरियड होता है जो कि आपका ड्यूटी काउंट नहीं होता है, क्योंकि आप जो है अगर विदाउट परमिशन छुट्टी पर चले जाते हैं तो वो पीरियड आपका अनऑथराइज्ड एब्सेंस हो जाता है, वो ड्यूटी में काउंट नहीं होता है। तो मान लेते हैं किसी जीडीएस एम्प्लॉय के 5 दिन अनऑथराइज्ड एब्सेंस हो गए हैं, तो फिर उनको 1 साल कब कंप्लीट होएगा, वैसे यहाँ पर हो रहा था, बट इसमें 5 डेज ऐड हो जाएंगे, यानी कि 5 दिन बाद उनका 1 साल कंप्लीट होएगा, 18 जनवरी 2024 को होएगा। तो यानी कि जितने भी डेज का उनका अनऑथराइज एब्सेंस हुआ होगा वो एक्चुअल में जब उनको 1 साल कंप्लीट हो रहा था उसमें ऐड कर देंगे, तो उनका 1 साल कंप्लीट कब होगा ये पीरियड निकल कर सामने आ जाएगा। जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ एक ग्राउंड्स का ऑप्शन आता है, तो आपको ग्राउंड्स सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे ये पीछे आप देख भी पा रहे होंगे, तो ये स्क्रीन जो है ओपन हो जाती है, तो उसमें PWD ग्राउंड रहता है, यानी कि जो फिजिकली चैलेंज्ड एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन रहता है। फिर होता है स्पाउस ग्राउंड रहता है और एक जनरल ग्राउंड्स रहता है। मतलब इन दोनों के अलावा जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब जनरल ग्राउंड में आ जाते हैं। तो ये ग्राउंड इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 साल से पहले भी ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जीडीएस के केस में कोई भी 1 साल से पहले ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर कोई आपको ये न्यूज़ दे रहा है कि हाँ 1 साल से पहले ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई हो सकता है, तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। आप किसी भी कंडीशन में 1 साल से पहले ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ जो है आपको PWD एंड स्पाउस ग्राउंड के जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनको ट्रांसफ़र फॉर्म में थोड़ी प्रेफरेंस दी जाती है, यानी कि जब उनको ट्रांसफ़र अलॉट किए जाते हैं तो उनको प्रायोरिटी लिस्ट में PWD को सबसे ऊपर रखा जाता है, आफ्टर दैट स्पाउस ग्राउंड को रखा जाता है और उसके बाद जनरल ग्राउंड को रखा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो है कंपैशनेट का भी मतलब उनको भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। अब हम बात करेंगे जैसे ही आपको ट्रांसफ़र अलॉट हो जाता है या फिर अलॉट नहीं होता है तो कब आपका एक चांस काउंट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि कब हमारा एक चांस काउंट हो जाएगा।
तो देखिए जैसे समझ लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, सबमिट भी कर दिया है, फिर आपका रिजल्ट आ गया है, लिस्ट लग गई है और उसमें आपका नाम नहीं आता है। समझ लीजिए आपकी डेट ऑफ इंगेजमेंट है 20 अक्टूबर 2021 को, आपको 1 साल कंप्लीट हो गया 19 अक्टूबर 2022 को, यानी कि 20 अक्टूबर 2022 से अब आप एलिजिबल है रूल 3 ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई करने के लिए। बट जैसे कि अक्टूबर में तो अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि सॉरी ये 2022 की बात चल रही है, तो नवंबर से ही स्टार्ट हुआ था, नवंबर 2022 से ये ट्रांसफ़र फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हुए थे ऑनलाइन मोड में। तो मान लेते हैं कि आपने नवंबर में ये फॉर्म फिल किया बट आपका जो है अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, मार्च में फॉर्म अगेन फिल करेंगे, मार्च में फिर से आपने फॉर्म फिल किया बट आपका NA यानी कि नॉट अप्रूव रहा, ठीक है। देन आप फिर से आपने जून में फॉर्म फिल किया, तब भी आपको जो है नॉट अप्रूव ही मिला। देन आपने फिर से सितंबर में फॉर्म फिल किया, देन आपका A यानी कि अप्रूव हो गया। तो अब मैं बताऊंगी कि कब आपका चांस काउंट नहीं हुआ एंड कब आपका चांस काउंट हुआ। जब भी आपका फॉर्म डिपार्टमेंट की तरफ से नॉट अप्रूव रहेगा यानी कि अलॉट नहीं होगा आपको, तो वो चांस बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा, चाहे आप 1000 बार फॉर्म क्यों ना भर लो। तो यानी कि ये चांस आपका काउंट नहीं हुआ, ना ही ये चांस काउंट हुआ, ना ही ये चांस काउंट हुआ। बट यहाँ पर आपको सीट अलॉट कर दी गई है, आपने सपोज ये एक्सेप्ट कर लिया तो भी ये एक चांस काउंट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया, आर मतलब रिफ्यूज़ कर दिया आपने, तो रिफ्यूज़ आपने किया है, डिपार्टमेंट ने नहीं किया है, तो गलती आपकी है, तो यानी कि तब भी ये एक चांस काउंट हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आप कब फॉर्म भर सकते हैं, एक बार मान लिया एक आपको अलॉट हो गया एक चांस, तो आप अगले बार जो नेक्स्ट साइकिल आएगा, जैसे सितंबर के पास बाद दिसंबर में आएगा, तो दिसंबर में आप अगेन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 3 साल कंप्लीट करने ज़रूरी है, जैसे कि जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए रहता है वो 3 साल उनको कंप्लीट करने होते हैं। तो इसमें जो है GDS के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो जैसे ही इस बार उनको अलॉट हो गया है और नेक्स्ट बार अगर अगले साइकिल में वो दोबारा फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि दिसंबर में उन्होंने फॉर्म फिल किया, नॉट अप्रूव नहीं हुआ, तो यानी कि उनका चांस भी काउंट नहीं होगा। फिर मार्च में उन्होंने अगेन फॉर्म फिल किया तो उनका अप्रूव हो गया, यानी कि एक चांस यहाँ पे ले चुके थे, ये सेकंड चांस उनको मिल गया है। अब क्या होगा, जो मेल कैंडिडेट्स रहते हैं उनको सिर्फ 2 चांस दिए जाते हैं, तो यानी कि मार्च 2024 के बाद ये जो कैंडिडेट है ये कभी भी पूरे अपने सर्विस टेन्योर में, यानी कि जब तक वो 65 ईयर्स की सर्विस करेगा GDS के कैडर में, तब तक वो दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकता है। फीमेल के केस में फिर भी उनके पास एक चांस रह जाता है, क्योंकि फीमेल को 3 चांसेस मिलते हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इन विच केसेस ट्रांसफ़र रिजेक्ट्स। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, उनकी वजह से ट्रांसफ़र रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ट्रांसफ़र फॉर्म भरते टाइम जो है सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहला है रॉन्ग डेट ऑफ इंगेजमेंट। अगर डेट ऑफ इंगेजमेंट जो है गलत भर दी गई है तो आपका जो है ट्रांसफ़र फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। डेट ऑफ इंगेजमेंट गलत कब होगी, अगर जो है आपका जैसे अनऑथराइज्ड एब्सेंस हो गया, तो उस केस में जो है आपकी 1 साल जब होने वाला था तब नहीं होगी, जो आपका अनऑथराइज्ड एब्सेंस वाला पीरियड था वो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपका फॉर्म फिल करते टाइम आपसे गलती हो सकती है। फिर क्या होगा, जब डिवीज़न वेरिफिकेशन होगा, आप जब फॉर्म फिल कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद डिवीज़न उसको वेरीफाई करता है, तो डिवीज़न जब डिटेल्स को वेरीफाई करेगा तो वो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर देगा। आफ्टर दैट आता है GDS इज़ अंडर पुट ऑफ ड्यूटी, और ये सिर्फ जो है DOE के केस में ही नहीं है, कोई भी अगर आप गलत डिटेल भरते हैं या फिर कुछ डिटेल जो है डिवीज़न की तरफ से ये आपके फॉर्म में ऑटो फिल्ड आती है, वो भी आपको अच्छे से चेक करनी होती है। अगर वो भी गलत भरी है तो आपको डिवीज़न को इन्फॉर्म करना होता है, अदरवाइज़ आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, ठीक है। GDS इज़ अंडर पुट ऑफ ड्यूटी, यानी कि पुट ऑफ ड्यूटी का मतलब सीधा सीधा सस्पेंशन होता है, सस्पेंड कर देते हैं जब GDS को, जब वो किसी भी माल एक्टिविटीज़ में, मिसकंडक्ट में या फ्रॉड एक्टिविटीज़ में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उस केस में डिवीज़न जो है उनको रिकमेंड नहीं करता है उनका क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन।
देन बात करते हैं हम डिसिप्लिनरी एक्शन, पुलिस केस, कोर्ट केस। अगर उनके अगेंस्ट कोई भी पहले से चल रहा है और अभी वो पेंडिंग है तो इस केस में भी डिवीज़न रिकमेंड नहीं करता है और वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है। जीडीएस ऑलरेडी अवेल्ड रिक्विजिट नंबर ऑफ ट्रांसफर्स, जैसे कि मेल के केस में 2 होते हैं, फीमेल के केस में 2 होते हैं। अगर वो जीडीएस ऑलरेडी 2 या फिर 3 चांस ले चुका है तो उनको फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगेन वो ट्रांसफ़र फॉर्म लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। अब हम बात करते हैं, जब हम ट्रांसफ़र फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन मोड में तो कुछ एरर्स आते हैं जो कि आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं और ये आपके सामने आए भी होंगे या इन फ्यूचर अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आएंगे। सबसे पहला होता है ड्यू डिस्चार्ज डेट, मतलब कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ड्यू डिस्चार्ज डेट में क्या डालना है। तो ये सीधी सीधी रिटायरमेंट डेट होती है। यहाँ पर मैंने जनरली 60 ईयर्स लिया है, बट जो जीडीएस के केस में रहता है वो 65 ईयर्स रहती है उनकी रिटायरमेंट एज। तो मैं एक आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि रिटायरमेंट एज कैसे आपको चेक करनी होती है। हालांकि ये डिपार्टमेंट की तरफ से ही, डिवीज़न की तरफ से ऑटो फिल्ड रहती है, आपको इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको चेक करनी है कि डिवीज़न ने सही भरी है या गलत भरी है, क्योंकि अगर गलत भरी है तो फिर आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो DOB होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तब से ये काउंट की जाती है। मान लेते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ है 26/3/1993, ठीक है। तो यहाँ से आप 60 ईयर्स काउंट करेंगे। आपको वैसे 65 ईयर्स काउंट करना है, बट मैं एग्जांपल 60 का दिखा रही हूँ। तो 1993 में 60 साल जोड़ेंगे, ये जोड़ दिए हैं हमने, तो 2053 आ जाएगा। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? 1993 से सीधा 2003 पे चले जाओ। ठीक है, 3 से 13 पे, 13 से 23 पे, 23 से 33, 43, 53। तो इस टाइप से जो है 10-10 के जो है 6 ब्लॉक्स हो गए, यानी कि 60 ईयर्स इनको यहाँ पे हो गए। तो 2053 आ गया। फिर देखिए एक रूल होता है कि अगर महीने की 1 तारीख को छोड़कर किसी भी डेट को अगर किसी भी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, यानी कि DOE यानी कि डेट ऑफ इंगेजमेंट उनकी है 1 तारीख को छोड़कर कोई भी डेट, तो उस महीने की लास्ट तारीख को वो रिटायर होते हैं। यानी कि जैसे 26 डेट कब आ रही है? 1 तारीख को छोड़कर बाकी डेट्स में आ रही है, यानी कि मार्च की 31 तारीख को ये रिटायर होंगे। अब मैं लेती हूँ फर्स्ट, किसी भी महीने की अगर पहली तारीख होती है उसका एग्जाम्पल लेती हूँ। 1 फरवरी 1993 को अगर जन्मदिन है किसी का और उनको 60 साल में रिटायरमेंट अगर मिल रहा है तो 2053 तो ये आ ही जाएगा जैसे ऊपर आया था। तो जब पहली तारीख होती है किसी भी महीने की तो वो बंदा कब रिटायर होता है? जिस महीने की वो तारीख है उससे पिछले महीने की आखिरी तारीख को वो रिटायर होता है। तो यानी कि ये फर्स्ट डेट है, तो यानी कि 1 फरवरी है, इसका मतलब ये रिटायर कब होगा? 31 जनवरी को, यानी कि पिछले महीने की आखिरी तारीख को। तो ये आपको चेक करना है, भरना नहीं है, सिर्फ आपको चेक करना है। अगर गलत भरा गया है तो डिवीज़न को इन्फॉर्म करना है या फिर आपके हेड ऑफिस को। नेक्स्ट बात आती है GDS ID नॉट अवेलेबल। ये एक एरर दिखाता है, ऑनलाइन एरर। मोबाइल नंबर नॉट अवेलेबल, जेंडर अदर डिटेल्स मॉडिफिकेशन नॉट अपडेटेड, GDS डिटेल्स शोइंग डुप्लीकेट, TRCA वर्किंग ऑफिस नॉट अपडेट। तो अगर इनमें से ये 5 एरर दे रखे हैं, इनमें से कोई भी एरर दिखा रहा है तो ये आप अपने लेवल पर खुद इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली या तो अपने हेड ऑफिस से कांटेक्ट करना है या फिर डिवीज़न ऑफिस से कांटेक्ट करना है। अच्छा है कि आप वहाँ पर जाकर ही कांटेक्ट उनसे करें तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी हो पाएगा, क्योंकि डिवीज़न ही इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट नॉट सेट। मतलब ये भी एक एरर आता है कि यूज़र नेम या फिर पासवर्ड इनकरेक्ट है या फिर आपने सेट नहीं किया है। ये जनरली तब आता है जब फर्स्ट टाइम कोई यूज़र, यानी कि फ़र्स्ट टाइम कोई भी GDS एम्प्लॉई लॉगिन करता है, यानी कि उसने पहले कभी रूल 3 पोर्टल पर लॉगिन ही नहीं किया है। फर्स्ट टाइम जब वो लॉगिन करता है तब ऐसा एरर आता है, क्योंकि उसको अपना पासवर्ड सेट करना होता है या फिर फॉरगॉट पासवर्ड करना होता है। तो इसको कैसे करते हैं ये मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे ही आप अपनी एम्प्लॉय ID यहाँ पर डाल लेंगे, देन आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये एरर दिखाएगा आपको, यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट एंड नॉट सेट। तो आपको करना क्या है, सिंपली इस पर जाना है, ये लिखा है ना क्लिक हेयर टू सेट या फिर रीसेट पासवर्ड, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपनी एम्प्लॉय ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, दोबारा से यही पासवर्ड डालेंगे, फिर सबमिट करेंगे।
सबमिट करने के बाद फिर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP आने के बाद सबमिट OTP कर देंगे तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो है फॉर्म फिल करने से पहले सबसे मैंडेटरी चीज़ है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपकी CSI ID जो आपको अलॉट हो रखी है उससे मैप होना चाहिए। ये कौन करता है? ये आपका हेड ऑफिस करता है, कहीं कहीं पर डिवीज़न ऑफिस करता है। तो जो भी आपके केस में करता है हेड ऑफिस या डिवीज़न ऑफिस, वहाँ आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। अभी पोर्टल ओपन होने वाला है, तो तब तक आप अगर फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अभी तक कभी आपने रूल 3 अप्लाई नहीं किया है, तो सबसे पहले आप अपना ये काम करा के रखें, अपना मोबाइल नंबर CSI ID के साथ अपडेट करा लें। अदरवाइज़ जो है आपका ट्रांसफ़र फॉर्म फिल करने में देरी होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेवरल टाइम्स फॉर्म फिल बट नॉट गेट ट्रांसफ़र। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कुछ GDS एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिन्होंने सेवरल टाइम्स बहुत बार यानी कि फॉर्म फिल कर चुके हैं ट्रांसफ़र का, बट अभी तक उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो इसके पीछे के रीज़न्स क्या क्या हैं? सबसे पहला रीज़न तो यही है कि मिस्टेक्स वाइल अप्लाइंग फॉर्म। जो मैंने अभी मिस्टेक्स आपको बताई हैं, ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, इनको जो है सावधानीपूर्वक देखना है एंड भरना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। तो फिर आपका डिवीज़न की तरफ से रिकमेंड हो जाएगा, यानी कि डिवीज़न अगर रिकमेंड कर देगा तो तभी वो CEPT पोर्टल पर यानी कि रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल पर एक्सेस हो पाएगा एंड ट्रांसफ़र साइकिल जब रन होगा फाइनली तो उसमें उसका एलोकेशन हो पाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। सेकंड थिंग ये है कि ये कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है PWD। मान लेते हैं आप A डिवीज़न से B डिवीज़न में जाना चाहते हैं। यहाँ के लिए कुछ कैंडिडेट्स 4 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। एक PWD कैंडिडेट है, एक है जिसने ज्वाइन किया है 2014 में, एक है जिसने ज्वाइन किया है 2017 में, एक है जिसने ज्वाइन किया है 2022 में। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर 4 वैकेंसी ही है, मतलब 4 बंदों ने अप्लाई किया, 5 बंदों ने अप्लाई किया, एक ने 2023 वाला है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी अगर 4 है तो देखिए सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी PWD वाले को। ठीक है, फिर प्रायोरिटी दी जाएगी सीनियरिटी बेसिस पर, जो जितना पुराना होगा डिपार्टमेंट में उसको पहले रखा जाएगा। तो 2014 वाले को पहले लिया जाएगा, फिर 2017 वाले को, फिर 2022 वाले को। तो इस हिसाब से 4 सीट फिल हो जाएंगी, 2023 वाला रह जाएगा। तो ये होता है सिलेक्शन मेथड। और कई बार ऐसा होता है कि सीनियरिटी मतलब कि दोनों की ज्वाइनिंग जो है सेम डेट की है, सेम ईयर की है, तो उस कंडीशन में फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ मैच की जाती है, यानी कि कौन उनमें एज अ डेट ऑफ बर्थ सीनियर है उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है PWD को, फिर दी जाती है स्पाउस ग्राउंड को, फिर दी जाती है सीनियरिटी बेस्ड, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो इस हिसाब से दी जाती है। अब बात करते हैं ये जो सेकंड लिस्ट टू फिल टेंटेटिव वैकेंसीज। देखिए ये गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा ऑप्शन लाया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने, कि सेकंड ट्रांसफ़र लिस्ट भी निकाली जाती है और इसमें टेंटेटिव वैकेंसीज को फिल किया जाता है। टेंटेटिव वैकेंसीज मतलब है, मान लेते हैं A है B है, A डिवीज़न से जो है B डिवीज़न में चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। तो सेकेंड लिस्ट में क्या करेंगे, अगर किसी यहाँ पर C डिवीज़न है, C डिवीज़न से कोई अगर A डिवीज़न में आने के लिए ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो इसको यहाँ पर सीट मिल जाएगी। तो ये होता है टेंटेटिव वैकेंसीज, तो इसको सेकंड लिस्ट में फिल कर दिया जाता है। तो देखिए ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली कंप्लीट तरीके से जाना कि क्या होता है रूल 3 एंड क्या होते हैं इसके प्रोविजंस एंड कैसे कैसे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आई होप ये सभी आपको समझ आ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, और अब अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। चलिए फिर बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जैसे ही अभी नोटिफिकेशन आता है रिगार्डिंग रूल 3 ट्रांसफ़र ओपन होने के रिगार्डिंग, तो वैसे ही आपको अपडेट दी जाएगी, इस चैनल के थ्रू आपको बताया जाएगा। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी अपडेटेड रूल्स की जानकारी हो पाए और वो भी इन फ्यूचर कोई ऐसी मिस्टेक ना करें जिससे उनके ट्रांसफ़र के साथ
साथ एंड उनके फ्यूचर के साथ जो है खिलवाड़ हो सके। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर भी अगर आपका कोई डाउट अभी रह जाता है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं हो सकेगा अगर ज़्यादा वही डाउट रहेगा सेम तो उस पर वीडियो बना दूंगी, और अगर लगेगा कि हाँ ये रेयर डाउट है तो उसको वहीं पर रिजॉल्व कर दूंगी थ्रू आंसरिंग योर कमेंट। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।